नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है आप सभी के लिए। आज के इस वीडियो का टॉपिक है घर बेचने पर कैपिटल गेन में मिली बड़ी राहत। दोस्तों, आईटीएटी मुंबई का एक लेटेस्ट जजमेंट आया है जिसमें घर को लेकर एक बड़ा ही जजमेंट यहां पर जारी किया गया है। इस केस में हुआ ऐसा है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 फ्लैट थे। ये फ्लैट इन्होंने यहां पर बुक किए थे 2005 में और फिर इन्होंने यहां पर 2015-16 में इन फ्लैट को जो भी 2 फ्लैट थे वो यहां पर रजिस्टर करवाया गया था। सेल एंड परचेस दोनों ही यहां पर रजिस्टर हुई थी, क्योंकि इन्होंने यहां पर क्या किया था 2009 और 10 के बीच में इन 2 फ्लैट को वो सेल भी कर दिया था। लेकिन 2015-16 में इन्होंने यहां पर रजिस्टर्ड डीड बनवाई, रजिस्टर्ड कन्वेंस डीड बनवाई, सेल की भी और परचेज की भी। अब यहां पर जो ए था, एग्जाम्पल के तौर पर जो भी ए था, उसने यहां पर अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखाया था। 3 साल से ज्यादा होल्डिंग पीरियड था, इस वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिखवाया था और 54 और 54F का एग्जम्पशन ले लिया था। लेकिन जब यह रजिस्टर किया गया तब यहां पर एओ ने कहा यहां पर तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा, ना कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और 1.42 करोड़ का एडिशन यहां पर कर दिया गया। तो यहां पर एओ का कहना था, क्योंकि यहां पर रजिस्ट्रेशन वो यहां पर करवाया गया था 2015-16 में। एसएससी का कहना था अलॉटमेंट जो लेटर था हमें मिला था फ्लैट का वो 2005 में मिला था और ऑलरेडी हमने 2009-10 में उसको सेल कर दिया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अलाउ होना चाहिए। लेकिन एओ के हिसाब से यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। 54 और 54F जो भी एग्जम्पशन था वो आपको नहीं मिलेगा। 1.42 करोड़ का आपका एडिशन किया जाएगा। अब ये केस वो आईटीएटी मुंबई में आया है, तो आइए जानते हैं इस केस के अंदर डिटेल जानकारी देते हैं इस केस की क्या क्या फैक्ट्स होंगे। इस केस में आईटीएटी मुंबई ने अपना क्या डिसीजन दिया है। क्या अलॉटमेंट डेट को डेट ऑफ परचेज माना जाएगा, यानी आपकी जो परचेज डेट है वो यहां पर क्या मानी जाएगी, अलॉटमेंट डेट मानी जाएगी या फिर रजिस्ट्रेशन जब आपने करवाया है उस दिन आपकी परचेज डेट वो मानी जाएगी। इसके रिगार्डिंग यहां पर इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया गया है। तो पूरा ही केस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को और बात करते हैं कैपिटल गेन में क्या यहां पर राहत दी गई है। सबसे पहले केस की बात करते हैं। केस क्या है, तो यह है आईटीएटी मुंबई का केस है। अनिल मुरारीलाल अग्रवाल यहां पर एसएससी है वर्सेस आईटीओ वार्ड मुंबई। केस नंबर है 4715 मुंबई 2024। असेसमेंट ईयर 2016-17 का यह केस है। ऑर्डर इसका आया है 24 मार्च 2025 को, यानी लेटेस्ट जजमेंट यहां पर दिया गया है। अब इसमें फैक्ट की अगर बात करें तो यहां पर बिल्डर था रश्मि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर, जिसने रश्मि हाइट्स बनाई थी और इस रश्मि हाइट्स के 2 फ्लैट थे, फ्लैट नंबर 1404 और फ्लैट नंबर 1405। ये दोनों फ्लैट यहां पर जो भी एसएससी है उनको और उनकी वाइफ को यहां पर दिए गए थे, यानी दोनों फ्लैट में 50-50% अनिल का भी था और वाइफ का भी यहां पर शेयर था। जो बुक करवाया गया यानी लेटर ऑफ अलॉटमेंट दिया गया था 2005 को, 7 अक्टूबर 2005 को, यानी ये 2 फ्लैट हैं बिल्डर द्वारा अनिल या उनकी वाइफ उनको यहां पर दिया गया था, जो हमारे एसएससी है। अब इसके बाद अनिल और वाइफ ने क्या किया, फाइनेंशियल ईयर 2009 और 10 यानी असेसमेंट ईयर 10-11 में ये दोनों फ्लैट उन्होंने अपने दोनों बच्चों को सेल कर दिए।
जो था अभिषेक एंड आदेश, इन दोनों को बेच दिया था। जो सेल किया था वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया, रिटर्न फाइल करी गई और यहां पर इन्होंने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन न्यू असेट परचेज करने में इन्वेस्ट किया था, जहां पर इन्होंने क्लेम किया सेक्शन 54, 54F। और यहां पर यह भी ध्यान रखिएगा 10/11 में जब इन्होंने आईटीआर भरी, ये सारी चीजें दिखाई, तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट किया था। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तब यहां पर कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था। यहां पर पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का एग्जम्पशन ले लिया जाता है। अब हुआ ऐसा है कि इन्होंने यहां पर फाइनेंशियल ईयर 15-16 के अंदर जब वापस रिटर्न भरी, तो उस केस में जो भी एओ था, असेसिंग ऑफिसर था, उसने यह देखा कि इस साल इन दोनों फ्लैट रिलेटेड जो भी सेल करी गई थी, जो भी परचेज पहले करी गई थी, उसके रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन किया गया है। तो यहां पर एओ का यह कहना था कि ये रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने 15-16 में किया है, जो भी आपने बेचा है और परचेज भी आपने यहां पर किया है, तो इस वजह से यहां पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा और 1.42 करोड़ का यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो यहां पर जमा करना होगा। आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है वो अलाउ नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपने रजिस्टर कब करवाया है? 15-16 में। भले ही आपने पहले बुक क्यों ना करवा दिया हो, यानी यहां पर 2005 में बुक करवा दिया था, 9-10 में आपने बेच दिया था अपने बच्चों को, ये ट्रांजैक्शन नहीं देखे जाएंगे। आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है, वही ट्रांजैक्शन आपका देखा जाएगा। आइए देखते हैं यहां पर अनिल और उनकी वाइफ का क्या सेल ट्रांजैक्शन था और यहां पर एओ का यहां पर क्या कंप्यूटेशन था। आइए उसको समझते हैं। जो भी डाटा इस ऑर्डर के अंदर दिए गए हैं, आइए वो डाटा लिख के मैं आपको बता देता हूं, फिर इसके बाद बताते हैं आईटी ने यहां पर क्या जजमेंट दिया है। ये अब बात करते हैं, एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी, तो उसमें क्या यहां पर दिखाया था। तो यहां पर सबसे पहला जो कैलकुलेशन है वो रिगार्डिंग एसएससी है। तो एसएससी ने अपनी आईटीआर जो भरी थी असेसमेंट ईयर 10/11 की, तो उसके हिसाब से फ्लैट नंबर 1404, 1405 की यहां पर सेल कैलकुलेशन रखी गई है। अब क्या क्या है देख लीजिए। सेल डेट यहां पर कंसीडर करिए 2009 में और बाइंग डेट थी 2005 में। इसके हिसाब से सेल वैल्यू थी यहां पर 21,55,000, दोनों ही केस में 21,55,000 रुपए है। फिर यहां पर जो बाइंग करी गई थी वो 6,16,500 रुपए की करी गई थी, दोनों ही फ्लैट की, जिसको इंडेक्सेशन करके 7,83,960 का यहां पर आ जाता है। पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है, क्योंकि यहां पर 3 साल से ज्यादा का पीरियड हो जाता है, होल्डिंग पीरियड 3 साल से ज्यादा होता है, इस वजह से 13,71,540 का यहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाता है। फिर यहां पर जो एसएससी था उसने इन्वेस्टमेंट किया नए घर में, 54 का एग्जम्पशन लिया, तो 15,95,000 यहां पर इन्वेस्टमेंट किए हैं। तो ये जो 15,95,000 है ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ये पूरा का पूरा यहां पर एग्जम्पशन मिल जाता है। तो टोटल यहां पर जो टैक्स है वो 0 डिक्लेयर किया गया है। ये तो हमने बात कर ली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो रिटर्न भरा था और डिपार्टमेंट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया था। अब एओ ने यहां पर जब फाइनेंशियल ईयर 15-16 में पता चला है, जब स्क्रूटनी करी है, तब यहां पर एओ ने कहा चलो ठीक है, एक बार मैं मान लेता हूं कि जो भी बाइंग है वो आपकी 2006 की है, यानी आपने जो 15-16 में रजिस्ट्रेशन करवाया, एक बार मैं उसको कंसिडर नहीं भी करता हूं तो भी यहां पर आपका ये जो कैलकुलेशन है वो गलत है। कैसे गलत है आइए बताते हैं। यहां पर एओ ने यह देखा है कि जो 2 फ्लैट का जो पेमेंट था, इसमें से एसएससी ने सिर्फ यहां पर 3 लाख रुपए और 2,31,000 यानी टोटल 5,31,000 रुपए जो है वो बिल्डर को दिए थे, जबकि टोटल पेमेंट कितनी करनी थी? 12,33,000 रुपए की दोनों फ्लैट की पेमेंट करनी थी। यानी जो बैलेंस पेमेंट किसने किया? जो उनके बेटा था अभिषेक और आदेश, इन दोनों ने यहां पर बाकी का जो बैलेंस पेमेंट है 7,01,500 रुपए किए हैं। तो इस केस में यहां पर जो बाइंग वैल्यू है, यहां पर जो बाइंग वैल्यू थी इन्होंने पूरी की पूरी ले ली थी, जिसको यहां पर एओ ने कम कर दिया है। यानी जो 3 लाख एक्चुअल जो पेमेंट करी है उसके हिसाब से किया है और उसके हिसाब से यहां पर इंडेक्सेशन निकाला गया है। अब एओ के हिसाब से कैलकुलेशन क्या बैठता है? सेल डेट इन्होंने कंसीडर करी 2009 की और बाइंग डेट कंसीडर करी 2006 की। यहां पर एओ जो है वो 16-17 असेसमेंट ईयर का कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। अभी फिलहाल एओ कर रहा है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो भी गलत है,
कैसे गलत है? सेल वैल्यू थी 21,55,000, 21,55,000। बाइंग वैल्यू यहां पर इंडेक्सेशन कम कर दिया गया क्योंकि यहां पर इन्होंने 6,16,000 टोटल जितना भी कॉस्ट थी उसकी वो कंसिडर कर ली थी, जबकि एओ कहता है कि जितना आपने बिल्डर को पेमेंट किया उतना ही आपको कंसिडर करना चाहिए। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल कर आया 17 लाख, यहां पर 19 लाख। एग्जम्पशन चलो मान लेते हैं आपने एग्जम्पशन लिया था 15,95,000 का, ये भी कंसिडर कर दिया। अब आपका कैपिटल गेन टैक्स निकल कर आ जाता है 1,78,000 और 3,12,000, दोनों फ्लैट का मिलाकर 4,90,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यहां पर सरकार को देना होता है। अगर आपके जितने भी डाटा है, डॉक्यूमेंट है, जो भी क्लेम आप ले रहे हैं, अगर वो सही है तो एओ ये नहीं कह रहा है कि आपके सारे डाटा सही है। एओ तो ये कह रहा है कि अगर ये मैं अगर सही भी मान लूं तो भी इसका कैलकुलेशन निकालूं तो यहां पर आपने जो टैक्स है 0 दिया है, लेकिन क्योंकि मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से 4,90,000 रुपए निकल कर आ रहे हैं, ये आपको देना पड़ेगा। तो एओ ने यहां पर कहा है कि आपका जो कैलकुलेशन है वो गलत है। ठीक है, एक बात तो एओ ने ये कह दी। अब यहां पर एओ ने फिर क्या क्या इसके बाद एक और नया कैलकुलेशन दिया है जिसमें एओ ने यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो एडिशन किया है। अब वो कैसे 1.42 करोड़ लेके आया है एओ, आइए इस कैलकुलेशन के बारे में बात करते हैं। एओ का ऐसा कहना था कि एसएससी ने जो डिक्लेयर किया था असेसमेंट ईयर 10/11 में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो वहां पर ध्यान रखिएगा यहां पर आपका जो टैक्स है वो 4,90,000 रुपए निकल कर आता है, जो आपने टैक्स पे नहीं किया। अगर मैं मान के चलता हूं, यानी एओ जो है वो मान के चलता है कि सारे डॉक्यूमेंट और सारे क्लेम आपके सही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। एसएससी ने यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट नहीं दिए। जो भी ट्रांसफर किया था, अपने बच्चों को प्रॉपर्टी बेची थी या उन्होंने कोई भी खरीदी थी, उसके रिगार्डिंग कोई पोजेशन रिलेटेड भी यहां पर कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया गया था। यानी कोई भी यहां पर एग्रीमेंट टू सेल या सेल डीड, परचेज डीड नहीं दी गई थी। अब यहां पर एओ ने जो है वो कंसीडर किया है रजिस्ट्रेशन के बेसिस पर, यानी फाइनेंशियल ईयर 15-16 में आपने सेल और परचेज दोनों रजिस्टर करी थी। इस वजह से दोनों फ्लैट है 1404, 1405 के हिसाब से। परचेजर कौन थे? आदेश और अभिषेक, जिन्होंने यहां पर डेट ऑफ एग्रीमेंट है 2016, 2015, और इनकी सेल अमाउंट इन्होंने पता नहीं कहां से लेके आए हैं 43,11,000, जबकि स्टैंप ड्यूटी वैल्यू थी 93,89,000 की। तो एओ ने इस 93,89,000 को कंसिडर करते हुए यहां पर एसएससी की जो सेल वैल्यू है वो 1,87 लाख की यहां पर मानी है। इसमें से जो कॉस्ट है वो कम कर दिया गया, जिसके बाद यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन निकल कर आता है, क्योंकि एक ही साल में यहां पर सेल और परचेज दोनों रजिस्टर करी गई थी। तो 1.43 करोड़ की यहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को एडिशन कर दिया गया है। तो एओ का कहना है यहां पर आपको 2015-16 में, क्योंकि आपने सेल परचेज दोनों को रजिस्टर करवाया था, तो 1.43 करोड़ का आपको टैक्स देना पड़ेगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्योंकि आपने कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं दिया है। अगर आप डॉक्यूमेंट देते तो उस केस में हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपसे मांगते 4,90,000 रुपए, लेकिन क्योंकि आपने यहां पर कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया है, कब आपने बेचा है, कब आपने खरीदा है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, इस वजह से यहां पर आपको 1.43 करोड़ का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगने वाला है। अब आईटीएटी ने इसमें क्या डिसीजन जजमेंट दिया है, आइए ये जानते हैं। बात करते हैं आईटीएटी मुंबई ने यहां पर क्या अपना फाइनल डिसीजन जजमेंट दिया है। तो यहां पर एसएससी का कहना था कि डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर जब हमें मिला था बिल्डर से 2005 में, वही डेट ऑफ परचेज मानी जानी चाहिए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 0 लगना चाहिए। जबकि एओ का कहना था डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यानी कन्वेंस डीड जब बनाई गई, परचेज सेल जब रजिस्टर करे गए 15-16 में, तो उस केस में वही डेट ऑफ परचेज और सेल जो है वो मानी जानी चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा 1.42 करोड़ का टैक्स यहां पर एसएससी को देना होगा। अब आईटीएटी मुंबई ने यहां पर 2 केस का रेफरेंस दिया है, अनीता डी कंजानी और के रामकृष्ण। इन दोनों ही केस में यहां पर दिया गया था जो डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर है, यानी जो डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर है वही डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी, ना कि डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहां पर एसएससी की जो अपील थी वो यहां पर अलाउ करी गई, क्योंकि डेट ऑफ अलॉटमेंट यानी जब से अलॉटेड किया गया था बिल्डर द्वारा, वही यहां पर डेट ऑफ परचेज मानी जाएगी, ना कि डेट ऑफ कन्वेंस डीड या रजिस्ट्रेशन किया गया एसएससी द्वारा, वो यहां पर नहीं माना जाएगा।
और यहां पर ऑलरेडी जो सेल थी वो असेसमेंट ईयर 10-11 के अंदर हो चुकी थी और वहां पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करवा दिया गया था और एओ ने भी उस समय यानी डिपार्टमेंट ने भी उस समय ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था, लेकिन यहां पर जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो है वो यहां पर नहीं लगेगा, यानी 1.42 करोड़ का एडिशन जो एओ कह रहा था वो यहां पर रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहां पर एसएससी यानी डेट ऑफ अलॉटमेंट लेटर को यहां पर कंसीडर किया गया है डेट ऑफ परचेज के लिए, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का यहां पर उन्हें एग्जम्पशन मिल जाता है। 54F में उन्होंने एग्जम्पशन क्लेम किया था, इसकी वजह से इनकी टैक्स लायबिलिटी नील यहां पर आ जाती है। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आईटीएटी मुंबई द्वारा दिया गया है एसएससी के फेवर में। यहां पर एओ का जो ऑर्डर था वो खारिज कर दिया गया। सीआईटी अपील के अंदर भी यहां पर एओ को अपहेल्ड किया था, उसको भी खारिज कर दिया गया है। तो एक इंपॉर्टेंट जजमेंट, एक इंपॉर्टेंट डिसीजन यहां पर दिया गया है। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो खत्म करते हैं, धन्यवाद।